नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज बजट 2026-27 भारत का बजट। पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का बजट देखा था एक आधे घंटे की वीडियो में। आज हम लोग भारत का बजट 2026-27 को पढ़ेंगे और पूरा बजट एक साथ पढ़ेंगे। इसे थोड़े छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके नहीं पढ़ेंगे, इसलिए यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें। बजट से क्वेश्चन हर परीक्षा में आते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे आपका वनडे एग्ज़ाम हो, पीसीएस हो, स्टेट लेवल के पीसीएस हुए, या कोई भी अन्य पेपर जहाँ पे करंट अफेयर्स या इकोनॉमिक्स के चैप्टर सम्मिलित हैं, वहाँ बजट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप दो चीज़ें पढ़ लेते हैं, बजट और आर्थिक समीक्षा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की लगभग 20 से 25% सिलेबस ऑटोमेटिक कवर हो जाता है, क्योंकि बजट से संबंधित कई चीज़ें ऐसी आपको उसमें मिल जाती हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो चीज़ों को क्लियर कर देते हैं तथा आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देख के आगे हट जाते हैं या स्किप कर देते हैं, तो निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें। पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, वीडियो में हमारे लिए जानकारी कितनी चीज़ें हैं। हमने पूरे बजट को समाहित किया, उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को, जो प्री परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में उपयोगी हैं, उन सब को समाहित करके आपको बताने का प्रयास किया है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब तो करते चलिए, ताकि रोज़ के जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं बजट 2026-27। भारत का बजट 2026-27 की मुख्य बातें। तो सबसे पहली बात तो है कि ये अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 112 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द की चर्चा हो गई है। बजट शब्द नहीं है, उसकी जगह पर क्या लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो जो बजट प्रस्तुत किया जाता है अनुच्छेद के किस आर्टिकल के तहत है, 112। प्रत्येक वित्तीय वर्ष क्या होता है बजट का, तो ये आप लोग कमेंट में बताइए। 2 वित्तीय वर्ष सामान्यतः भारत सरकार द्वारा माने गए हैं। एक कृषि वर्ष होता है, कृषि की बुआई का समय, जो समय काल होता है, उसके लिए एक वित्तीय वर्ष है। एक है आर्थिक क्रियाओं के लिए वित्तीय वर्ष। तो दोनों के कब शुरुआत होती है और कब समापन होता है, डेट बाय डेट आप हमको कमेंट में बताइए कि आर्थिक कार्यों के लिए जो वित्तीय वर्ष है उसका समय काल क्या है, और कृषि के लिए, इन दोनों को आप हमको कमेंट में बताइए। तो भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट शब्द की चर्चा संविधान में नहीं, वहाँ लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे सामान्य भाषा में बजट कहा जाता है, से प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, वहाँ क्या मिलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट तैयार करने हो तो नोडल निकाय कौन सा है, तो बजट तैयार करने का नोडल निकाय क्या है, वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग। बजट तैयार कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग बजट को तैयार करता है। किस आर्टिकल के तहत, 112 आर्टिकल के तहत। इस कार्य में परामर्श कौन देता है, नीति आयोग और संबंधित मंत्रालय। जो भी संबंधित मंत्रालय हैं तथा नीति आयोग बजट तैयार करने में क्या करता है, परामर्श की भूमिका निभाता है। बजट भारत में देखिए, जब स्वतंत्रता पश्चात भारत पहली बार बजट 1947 प्रस्तुत किया गया। भारत का पहला बजट कौन था, 1947 में। कमेंट बताइए किसने प्रस्तुत किया था, उस वित्त मंत्री का नाम बताइए। आप लोग कौन से थे 1947 में वित्त मंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, तो नाम बताइएगा। बजट के घटक कौन कौन से होते हैं, बजट के घटक कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान होता है। दोनों का, राजस्व का प्लस पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान होता है। राजस्व बढ़ाने के साधन, माध्यम और साधन, राजस्व में वृद्धि कैसे की जाए, इसके क्या माध्यम हो सकते हैं और साधन कौन से हो सकते हैं, दोनों का होता है। व्यय अनुमान का विवरण होता है। समाप्त हो रहे, जैसे बजट 2026-27 है, तो बजट 2026-27 के लिए समाप्त हो रहा वर्ष कौन सा है, 25 और 26। समाप्त हो रहा वर्ष कौन सा है, 25-26। और की वास्तविक प्राप्तियों का विवरण भी दिया जाता है। जो वर्ष समाप्त हो गया है या समाप्त हो रहा है,
उसके संदर्भ में भी विवरण बजट में दिया जाता है। बजट 3 वर्षों का विवरण होता है, याद रखिएगा, बजट 3 वर्षों का विवरण होता है। प्रश्न पूछा गया है, पूछ सकता है बजट में कितने वर्षों की चर्चा होती है। 3 वर्ष, आंख बंद करके टिक करिएगा। 3 वर्ष का विवरण होता है, पिछला वर्ष, वर्तमान और आने वाला वर्ष। एक पिछले वर्ष का जो बीत चुका है उसके जो भी कार्यों की प्रगति रही उसकी रिपोर्ट की चर्चा होती है। वर्तमान में जो कार्य संचालन किया जा रहा है उसका आगामी वर्ष के लिए, भविष्य में जो आने वाला वर्ष है उसके लिए एक प्रारूप तैयार किया जाता है कि हम आने वाले समय में ऐसे कार्य और करेंगे। तो 3 वर्षों का विवरण होता है। समाप्त हो रहे वो वित्तीय वर्ष का विवरण। आने वाले वित्तीय वर्ष का आर्थिक और वित्तीय नीति, ठीक। तो वर्ष 2027 में 17 सॉरी यहाँ से खंडित विभाजित हो जाएगी, ये लाइन बदल जाएगी। तो वर्ष 2017 में क्या किया गया था, रेल बजट और आपका आम बजट दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया। रेल बजट और आम बजट को कब जोड़ा गया एक साथ, तो 2017 में। 2017 से दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। सामान्यतः रेल बजट अब वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करता था, पहले रेल बजट का अलग प्रावधान था। आम बजट के साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। बजट के चरण क्या होते हैं। अब बजट जब मान लीजिए आर्थिक मामलों का विभाग तैयार कर लिया तो उसके चरण कुछ होते हैं। पहला चरण यह है, नंबर 1 पे प्रस्तुति, उसकी सदन में प्रस्तुति होती है, किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। उस पर चर्चा होती है, दूसरा चरण होता है, उस पर चर्चा होती है। तीसरा चरण होता है विभागीय जो समितियां होती हैं आर्थिक मामलों की, आर्थिक क्रियाकलापों की जो समितियां हैं आपकी, जब हम संविधान पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, समितियां होती हैं, सार्वजनिक उद्यमों की समिति, ये सभी जांच करती हैं। फिर अनुदान की मांगों पे मतदान होता है, जांच करने के बाद मतदान होता है, याद रखिएगा। फिर 5वें नंबर पे क्या आता है, विनियोग विधेयक पारित होता है। ये आईएएस में एक बार क्रम से मिलान करने के लिए पूछा था, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया यहाँ पे। तो उसमें ऐसे क्रम से दे दिया था, प्रस्तुतिकरण, चर्चा, बीच में, इन सबको आगे पीछे करके 5 नंबर को दिया था। तो उसमें क्रम से पूछा था कि क्रमबद्ध कौन सा चरण सही है। तो याद रखिएगा, क्रमबद्ध चर्चा में वो जो क्रमबद्ध चरण है इनका, सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उस पर चर्चा होगी, फिर विभागीय समितियां जांच करेंगी, फिर उसके बाद क्या होगा, अनुदान की मांग पे मतदान होगा, फिर उसके बाद पश्चात विनियोग विधेयक पारित होगा। विनियोग विधेयक पारित हो जाता है जब, तब वित्त विधेयक पारित माना जाता है, और लास्ट में वित्त विधेयक पारित माना जाता है जब विनियोग विधेयक के संदर्भ में बता रहा हूँ, याद रखिएगा। विनियोग विधेयक अगर सदन में पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है, क्योंकि ये होता है कि सरकार अल्पमत में है, सरकार का बहुमत नहीं है सदन में, तो सरकार गिरने का चांस कहाँ होता है, विनियोग विधेयक अगर पारित हो गया तो ठीक है, नहीं पारित हुआ सरकार गिरने का मौका होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। तो पूछा जा सकता है कि अनुदान की मांग के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है, तो किसकी, राष्ट्रपति की। अनुदान की मांग के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। राष्ट्रपति अगर सिफारिश नहीं देगा तो यह आगे नहीं बढ़ेगा। अगर करारोपण से संबंधित कोई विधेयक है, करारोपण से संबंधित कोई विधेयक, कोई धन विधेयक पेश नहीं किया, किसके, करारोपण से संबंधित अगर कोई ऐसा विधेयक है तो इसके लिए भी राष्ट्रपति की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, राष्ट्रपति की अनुशंसा या सहमति आवश्यक होती है। संसद की भूमिका क्या है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, हम संविधान पढ़ेंगे तो उसमें है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा के पास इसके लिए सीमित शक्तियाँ हैं, राज्यसभा के पास धन विधेयक के संदर्भ में सीमित शक्तियाँ हैं, वह केवल धन या वित्त विधेयक को 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकती है। अब उन 14 दिन में क्या होता है कि राज्यसभा अगर उसमें विधेयक में कोई संशोधन करती है तो ठीक है, संशोधन नहीं भी करती है तो भी ठीक है, 14 दिन के बाद वह लोकसभा को वापस चला जाएगा। अब लोकसभा के पास यह अधिकार है कि वह इस संशोधन को माने या न माने। अगर मान लेती है तो संशोधन सहित पारित माना जाएगा, और संशोधन नहीं मानी तो मूल रूप से लोकसभा द्वारा प्रस्तुत
धन या वित्त विधेयक ही पारित मान लिया जाता है। ठीक, लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश स्वीकृत कर सकती है या अस्वीकृत कर सकती है। ठीक है, अब की बार बजट में क्या जोड़ दिया गया? अब की बार बजट में युवा शक्ति संचालित बजट में गरीब, शोषित, वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान दिया गया। अब की बार का जो बजट तैयार किया गया और नए संसद भवन के कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है। ठीक, कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है। 3 कर्तव्य उल्लेख किया गया बजट में। ये 3 कर्तव्य आपके प्री या मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस में तो आपसे तीनों कर्तव्यों का नाम क्रमागत नाम दे देगा, या हो सकता है 2 दे दे, 1 गलत दे दे, या 2 गलत दे दे, 1 सही दे दे। अब पूछ ले कि 1 सही है, 2 सही है, 1 2 3 सही है। ठीक, तो ये तीनों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला कर्तव्य क्या है आगे पढ़ेंगे विस्तार से, पहले लाइन, छोटी सी लाइन को याद रखिएगा। पहला कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को तेज करना, उसे बनाए रखना। कहने के मतलब है कि जो भी आर्थिक विकास दर है उसे और तेज करना है, और उस जो तेज का क्रम है उसे बनाए भी रखना है, उससे घटना नहीं है कि हाँ आज 7 की मतलब 7 की विकास दर से कर रहे हैं, कल 6 आ जाए, ऐसा नहीं। उसका टारगेट अगर 7 को टारगेट करके चल रहे हैं तो 7 को तो पाए ही, साथ ही 7 से कम न होने पाए, उसको भी बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य क्या है? लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमता निर्माण करना। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना तथा उसकी क्षमता का निर्माण करना। तीसरा क्या है? सबका साथ सबका विकास। ये आपको पता है मोदी सरकार का नारा है, सबका साथ सबका विकास तीसरा एजेंडा था। तो इस तरह 3 कर्तव्य हैं और तीनों कर्तव्य बहुत ज़रूरी हैं, याद रखिएगा इस चीज़ों को। अगला पॉइंट देखते हैं, तो कुछ टर्म है, इसको समझ लीजिए कि कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, हालांकि बजट में नहीं है, मैंने जानबूझ के इसको लिखा है आपको समझाने के लिए। देखिए, सामान्य भाषा में राजकोषीय घाटा क्या है? सामान्य भाषा में राजकोषीय घाटा कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का जो अंतर है वही होता है राजकोषीय घाटा। मान लीजिए कुल व्यय कितना है? 110 रुपये, और प्राप्तियाँ क्या हैं? 100 रुपये। तो ये जो 10 रुपये का अंतर है यही राजकोषीय घाटा है। समझ में आई बात? राजकोषीय घाटा क्या है? कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय के बीच का अंतर। कुल व्यय कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा एक बहुत विस्तृत अवधारणा है, जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, कई तरीके से इसको निकाला जाता है, इसका फार्मूला है। लेकिन सामान्य भाषा में सबसे सटीक उत्तर यही है, कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के जो अंतर आता है वही राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है, मतलब सरकार के टोटल उधारी को यह दर्शाता है। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर है। याद रखिएगा, इसमें शब्द को पकड़े रहिएगा, राजस्व और राजकोषीय में अंतर है। तो राजस्व घाटा क्या है? राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटा में क्या है? तो देखिए, प्रभावी राजस्व घाटा में क्या होता है कि प्रभावी राजस्व घाटा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान, जो अनुदान होता है, अगर हम राजस्व घाटे में से अनुदान को घटा दें तो जो हमारे पास शेष बचेगा वो क्या होगा? प्रभावी राजस्व घाटा होगा। समझ में आई बात? मान लीजिए राजस्व घाटा 10 है, अब इसमें से 2 रुपये अनुदान का घटा दिए तो 8 रुपये बचा, तो ये 8 रुपये ये हमारा प्रभावी राजस्व घाटा है। ठीक। प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा क्या है? इसको राजकोषीय घाटे से निकाला जाता है। तो राजकोषीय घाटे में यदि ब्याज अदायगी को घटा दें तो प्राथमिक घाटा मिल जाता है। तो राजकोषीय घाटा मैंने जैसे पहले बताया 10 रुपये है और ब्याज अदायगी मान लीजिए 3 रुपये है, तो 7 रुपये बचा। ये 7 रुपये प्राथमिक राजस्व घाटा है, प्राथमिक घाटा, सॉरी राजस्व नहीं, प्राथमिक घाटा है। तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटाना है। याद रखिएगा, ये पूछता है कि किसे जोड़ दिया जाए या किसे घटा दिया जाए तो हमारा ये घाटा निकल आएगा। तो प्राथमिक घाटा के लिए ब्याज अदायगी को घटाना है और प्रभावी राजस्व घाटा के लिए अनुदान को घटाना है। सब्सिडी एक जगह घटाना है, एक जगह ब्याज अदायगी घटाना है। तो हम लोग का
बजट पे देखते हैं। भाग 1 बजट 2 भागों में पूरा है। वित्त मंत्री का नाम आपको पता है, निर्मला सीतारमण जी हैं। 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत की, जिसकी मुख्य बातें हैं। पहला बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। अभी हम लोगों ने चर्चा की, देखिए इसका विस्तार क्या है। उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, वैश्विक उथल पुथल के परिदृश्य में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज करना, उसकी गति को बनाए रखना। देखिए वर्तमान में उत्पादन की प्रक्रिया और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में भारत भी प्रगतिशील है। वैश्विक उथल पुथल तो आपको पता ही है कि अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाया गया, घटाया गया, फिर विश्व के 3-4 मोर्चों पे संघर्ष ही चल रहे हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष, ईरान इजराइल, फिलिस्तीन, अमेरिका, ये सब मिला हुआ संघर्ष चल रहा है। वेनेजुएला में आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति को हाईजैक कर लिया गया है। आपके मलेशिया और थाईलैंड वाले क्षेत्र में कुछ समय के लिए संघर्ष चला है, 2-4 दिन, फिर शांत हो गया। बांग्लादेश में आपने देखा किस तरह सत्ता परिवर्तन हुआ। नेपाल में जनजी आंदोलन। ये जो वैश्विक उथल पुथल है तमाम बातों पे, उस परिदृश्य में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को दूर करना या तेज करना और उसकी गति को बनाए रखना भारत सरकार का टारगेट है। दूसरा कर्तव्य क्या है? भारत की समृद्धि के पथ पर सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उसे क्षमता बढ़ाना। तीसरा कर्तव्य सरकार सबका साथ सबका विकास दृष्टिकोण से अनुकूल यह सुनिश्चित करता है, सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण से के अनुकूल यह सुनिश्चित करता है कि सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र की संसाधन, सुविधाओं और अवसरों की पहुंच उपलब्ध हो। अब बजट अनुमान देखते हैं। तो आपके बजट का आकार तो यही है, 53.5 लाख करोड़ आपके बजट का आकार है। ये पूछता है कि कुल बजट का आकार क्या है, तो यही 53.5। अगर संशोधन में देगा, बाकी बड़े आंकड़े देगा तो पीछे आंकड़े बताएंगे पूरा नंबर। अभी शॉर्टकट में अगर देखना है, शॉर्टकट में तो 53.5 लाख करोड़। गैर ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय, देखिए गैर ऋण प्राप्तियां 36 कितना है, 5 लाख करोड़। और कुल व्यय, कुल आय, कुल व्यय यही है 53.5। केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां कितनी हैं? केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़। ठीक, ये सब उतना नहीं है। राजकोषीय घाटा 4.3, पिछले वर्ष 4.4 था, इस बार क्या किए हैं, 4.3 निर्धारित किए हैं। 4.3, पिछले वर्ष कितना था, 4.4, 4.3 से 4.4 से कम करके 1 पॉइंट और 4.3 रखा गया है 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा। ठीक, ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 25-26 में जीडीपी 56.1% की तुलना में बजट 26-27 के लिए 55.6% रहने का अनुपात है। जो ऋण सीमा है भारत की जीडीपी में, उसका क्या हुआ है, कम हुआ है। 56.1 से कितना हुआ, 55.6। पहला कर्तव्य जो था, उसके आधार पर क्या क्या निर्धारण किए गए हैं। आर्थिक विकास को तेज करना, बनाए रखना, 6 हस्तक्षेपों पे आधारित है ये चीज़। कितने? 6। पूछा जा सकता है पहला कर्तव्य कितने हस्तक्षेप या स्तरों पे सुनिश्चित किया गया है, तो 6 याद रखिएगा। पहला कर्तव्य 6 आधारभूत स्तंभों पे आधारित है। पहला क्या है, रणनीतिक फ्रंटियर और फ्रंटियर क्षेत्रों का विनिर्माण। ये गलत है, रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्रों का विनिर्माण। अब देखिए इसमें किया क्या गया है, बायो फार्मा शक्ति का विकास किया जाएगा। बायो फार्मा शक्ति का विकास किया जाएगा, बायो फार्मा शक्ति, जिसमें ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार के जरिए स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने की रणनीति पर काम किया जाएगा। तो क्या है यह, रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्र निर्माण के तहत बायो फार्मा शक्ति, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने की रणनीति पर काम किया जाएगा। भारत को वैश्विक बायो फार्मा विनिर्माण केंद्र बनाया जाएगा, केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। किसके रूप में?
भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में। इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव। 3 नए राष्ट्रीय 3 याद रखिएगा कितने 3 नए फार्मास्यूटिकल शिक्षा अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया जाएगा और साथ ही 7 का पुनरुद्धार किया जाएगा। जो आज वर्तमान में 7 कार्यरत हैं या कार्य कर रहे हैं संस्थान, उनमें पुनर्निर्माण सुधार या इनोवेशन किया जाएगा। तो कितने हो जाएंगे 10। 3 नए बनेंगे याद रखिएगा और साथ में पुनरुद्धार किया जाएगा, नए डेवलपमेंट किए जाएंगे। 1000 से अधिक इंडिया क्लिनिकल ट्रायल स्थल नेटवर्क स्थापित किया जाए। कितने का 1000 का, इसको याद रखिएगा 1000 का की संख्या से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास करके एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। उपकरण और सामग्री बनाने हेतु फुल स्टैक इंडिया आईपी डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 विकसित किया जाएगा। इसके तहत क्या बताया मैंने आपको, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 विकसित किया जाएगा। अप्रैल 2025 के आरंभ में इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के विनिर्माण योजना को गति देने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है। कितना 40,000 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है। खनन प्रसंस्करण अनुसंधान विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारा स्थापना के उद्देश्य से खनिज संपन्न, याद रखिए खनिज संपन्न कौन कौन से राज्य उसमें सम्मिलित हैं। उड़ीसा सम्मिलित है पहला, उसके बाद केरल, फिर आंध्र प्रदेश हो गया और फिर तमिलनाडु। कौन कौन से राज्य हो गए याद रखिएगा, कौन कौन से राज्य हो गए। 4 राज्य हैं, चारों तटीय राज्य हैं दक्षिण के। इनमें यहाँ क्या करना है, खनन प्रसंस्करण अनुसंधान विनिर्माण प्रोत्साहन देने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है। यहाँ इन चारों राज्यों में घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने, घरेलू रसायन का उत्पाद बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने के लिए क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल पर 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। कितने 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे रसायन से संबंधित। पूंजी सामान और क्षमता मजबूत करना, पूंजी सामान क्षमता को मजबूत करना इसके रणनीतिक कदम के दूसरे पॉइंट पे है। डिजिटल रूप से ऑटोमेटिक सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थानों पर CPSE द्वारा हाईटेक टूल रूप स्थापित किए जाएंगे। उच्च गुणवत्ता के कलपुर्जों के बड़े पैमाने पर और कम लागत में स्थानीय स्तरों पर डिजाइन परीक्षण विनिर्माण किए जाएंगे। ठीक, 5 वर्षों की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ कंटेनर विनिर्माण योजना लाने का प्रस्ताव है। वस्त्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम बनाने की घोषणा है। वस्त्र उद्योग के लिए एकीकृत कार्यक्रम बनाने की योजना पर कार्य किया जाएगा। रेशम, ऊन, जूट, रेशम जैसे प्राकृतिक फाइबर, देखिए याद रखिएगा प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित और नए ज़माने के फाइबर जो आज बन रहे हैं, उसके लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय फाइबर योजना के तहत 3 प्रकार के फाइबर हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और नए प्रकार के जो बनाए जा रहे हैं। मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। ठीक, इस पार्कों में क्या खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए एक पहल शुरू की जाएगी। इस पहल का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू किया जाएगा। किसके लिए, मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए। खादी, आपका खादी जो है, खादी का कपड़ा, हथकरघा उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग को प्रश्रय देने के लिए, संरक्षण देने के लिए, उनके विकास के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की जाएगी।
इससे देश के बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद को और तरह ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। इससे वैश्विक बाजार संपर्क, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण, कौशल, गुणवत्ता उत्पादन आदि को समर्थन मिलेगा। लिगेसी औद्योगिक समूहों के पुनरुद्धार की योजना। 200 लिगेसी औद्योगिक समूहों के पुनरुद्धार की योजना है। चैंपियन एसएमईज बनाना और सूक्ष्म उद्यमियों को समर्थन। ठीक, 2000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 2021 में बनाए गए आत्मनिर्भर भारत फंड का समर्थन जारी रहेगा, बंद नहीं किया जाएगा। अवसंरचना को ठोस प्रोत्साहन। वित्त वर्ष 26-27 के लिए सार्वजनिक पूंजी व्यय बढ़ाकर 12 लाख करोड़ 12.2 लाख करोड़ करने का प्रावधान है। ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड, क्या अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड स्थापित किया जाएगा। किसके लिए? ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए। कौन सी फंड स्थापित की जाएगी? अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड। ठीक, फिर आगे देखें तो भारत के पूर्वी भारत और पश्चिम में सूरत, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ कौन सा डानकुनी और ये सूरत, इन दोनों को जोड़ा जाएगा नए समर्पित माल गलियारे के रूप में। तो पूर्वोत्तर का दानकुनी और पश्चिम में सूरत, इन दोनों को नए समर्पित माल गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा। जलचर और अंगुल जैसे खनिज समृद्ध और कलिंग नगर जैसे उद्योग जोड़ने के लिए उड़ीसा में NW5 की शुरुआत के साथ अगले 5 वर्ष में 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग चालू किए जाएंगे। उड़ीसा में ही 20 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे। सोचिए, उड़ीसा में ही सिर्फ मोटा मोटी 20 नए जलमार्ग विकसित करने की योजना है इस बार के बजट में। इनलैंड जलमार्गों और तटीय पोर्ट परिवहन की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करनी है। 2026-27 में 6% है और 2047 विकसित भारत संकल्प के तहत कितना किया जाएगा? 12%। इसको दूना करने का लक्ष्य है। ठीक, सी प्लेन के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। लास्ट माइल और दूर दराज के क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाया जाएगा। पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना सरकार का टारगेट है। कार्बन कैप्चर, उपयोग, भंडारण और प्रौद्योगिकी के लिए अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। शहरी आर्थिक क्षेत्रों में विकास का भी प्लान है। अगले 5 वर्षों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा शहर आर्थिक क्षेत्र विकास के लिए। पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ यात्री प्रणाली विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए मुंबई, पुणे से हैदराबाद से बंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। कितने? 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मतलब सेमी हाई स्पीड नहीं, हाई स्पीड है। अब की बार हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। कितने? 7। अब की बार बजट में प्रावधान ये है। वित्तीय स्थिरता, समावेश और उपभोक्ता सुरक्षा के उपायों के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अगले चरण के साथ कदम ताल मिलाते हुए बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक समीक्षा के लिए विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है। ठीक, अब है बड़े शहरों पर उच्च मूल्य की म्युनिसिपल बांड जारी करने को प्रोत्साहन करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। सिंगल बांड जारी किए गए हैं। दूसरा कर्तव्य अब क्या कहता है? 3 कर्तव्य, पहले कर्तव्य में 7 पॉइंट थे, मैंने आपको बताया। अब दूसरे कर्तव्य में क्या है? लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, क्षमता बढ़ाना। ठीक, विकसित भारत के मुख्य संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है। उपायों की सिफारिश करते हुए उच्च अधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार उद्यम को अस्थायी समिति के लिए गठित करने का प्रस्ताव। शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम,
शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम स्थायी समिति गठित किए जाए इस पे, ताकि यह फैसला 2047 विकसित भारत के लिए संकल्पित करके पूरा किया जा सके। विकसित भारत के लिए पेशेवर लोगों को, मतलब व्यावसायिक लोगों का विकास करना है। कहने का मतलब है विकसित भारत की संकल्पना पूरा करने के लिए प्रशिक्षण युक्त व्यावसायिक लोगों की आवश्यकता है, तो ऐसे लोगों को तैयार किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 1 लाख HSP जोड़े जाएंगे। आयुष 3 नए अखिल भारतीय आयुष 3 याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। कितने? 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। कितने? 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे आयुष के तहत। ये नहीं है। पशुपालन, सरकार 20,000 से अधिक पशु डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। मतलब कहना है 20,000 से अधिक पशु डॉक्टर को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें पशुओं के इलाज के लिए उपयुक्त बनाया जाएगा। निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ, पैरा पशु शल्य चिकित्सालय महाविद्यालय, पशु अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशालाएं और प्रजनन सुविधाओं के लिए ऋणबद्ध संबंध पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। अब की बार बजट में कुछ शब्दावली दी गई, जैसे ऑरेंज इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी। इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये 5-6 टर्म है ऐसे, तो उनका पूरा मतलब क्या होता है कभी मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है, तो उस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। शिक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास विकसित करने का स्थापना है। मुख्य बात यह है कि प्रत्येक जिले में प्रयास है कि एक महिला छात्रावास सरकारी बनाया जा सके। पर्यटन में मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव। नाम बदल देंगे, याद रखिएगा। क्या करने जा रहे हैं? राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान। पर्यटन के लिए जिसका पहले नाम था राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करके एक नया संस्थान बनाया जाएगा। राष्ट्रीय आतिथ्य देवो भव की अवधारणा पे राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। IIM के माध्यम से गाइड, जो टूर गाइड होते हैं, पर्यटक गाइड, उनको तैयार किया जाएगा। सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत महत्व वाले स्थानों के डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित करने का प्रस्ताव है। क्या है? नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी सरकार द्वारा। विरासत और संस्कृति पर्यटन, देखिए धौलावीरा गुजरात, लोथल आपको चर्चा में था गोदीवाड़ा के लिए। धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदि चल्लूर दक्षिण में, हारनाथ बनारस, हस्तिनापुर मेरठ का है, लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही क्या करेंगे? ये 15 पुरातात्विक स्थलों का पुनर्निर्माण और उनका संरक्षण करने पर बल देते हैं। खेल, अगले दशक में खेल कूद के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। क्या है? खेलो इंडिया मिशन। खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। तीसरा कर्तव्य आ गया। तीसरा कर्तव्य में क्या क्या है? सबका साथ सबका विकास। इसके तहत 4 क्षेत्र लक्षित किए गए हैं। इसके तहत 4 क्षेत्रों को लक्षित किया गया है। एक सेकेंड, दूसरे के साथ कितने थे? इसमें क्षेत्रों का निश्चय पहले में 7 था, तीसरे में 4 है। आ गया तीसरा कर्तव्य। हाँ, तीसरे कर्तव्य के तहत कितने शुरू किए जाने का लक्ष्य है? 4 क्षेत्रों पे किसानों की आय बढ़ाना, जिसमें है किसानों की आय बढ़ाना मुख्य लक्ष्य है।
मत्स्य पालन 500 जलाशयों अमृत सरोवरों को एकीकृत करना, पशुपालन, उच्च मूल्य वाली कृषि सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उच्च मूल्य कृषि, ठीक, सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों के खेतों की खेती के लिए समर्थन देगी। तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू आदि उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता दी जाएगी। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना शुरू की जाएगी। नारियल संवर्धन योजना। पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों, पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट, खुनामी की गिरीदार फलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्ष 2030 तक, कब तक? 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांडी के रूप में बदलने का प्रयास किया जाएगा। भारत विस्तार, ये नहीं है। ट्रामा केयर सेंटर तो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं पूछेगा। 4000 ई बसों को चलाने का प्रस्ताव है। क्या है? चार हजार। देखिए, दुर्गापुर में से बेहतर संपर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट गलियारे के विकास के लिए 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थल के निर्माण और 4000 ई बस, इलेक्ट्रिक बस जो बैटरी से संचालित होती हैं, उनको चलाने का प्रस्ताव है। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जो भी आएगी उसको 2026-27 के लिए मानने का प्रस्ताव है कि 26-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। भाग 2 बजट का प्रत्यक्ष कर। नया आयकर अधिनियम का 1 अप्रैल 2026 एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। नया आयकर अधिनियम कब वो हुआ? तो 2025 में। 2025 में यह मतलब बनाया गया, लेकिन लागू कब से होगा? कभी कभी क्या होता है कि बन तो जाता है विधेयक के माध्यम से अधिनियम, परंतु लागू होने की एक अलग दिनांक या तिथि घोषित की जाती है। तो इसकी लागू होने की 1 अप्रैल 2026 को टारगेट किया गया है। 1 अप्रैल 2026 नया आयकर अधिनियम लागू होगा। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2025। ठीक, इधर कुछ नहीं। TCS देखिए, आपका कर रिटर्न है, फाइल करना, ये सब परीक्षाओं में नहीं आते हैं, इनसे ज़्यादा मतलब होता नहीं। सहकारिता में क्या है? देखिए, सहकारिता में दूध, तिलहन, फल, सब्जी की आपूर्ति पर लगी प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को पहले से उपलब्ध कटौती को विस्तार अब पशु चारे और बिनौले की आपूर्ति तक हो जाएगी। मतलब यह है कि दूध, तिलहन, फल, सब्जी के साथ साथ पशु चारा, बिनौला को भी इसमें शामिल किया गया है। किसी अनुसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 31 जनवरी 2026 तक कंपनियों को दिए गए निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर 3 वर्ष की अवधि तक छूट दी जाएगी। ठीक। भारत के विकास के रूप में आईटी सेक्टर, इस समय आईटी सेक्टर तो बूम कर रहा है, पता ही है आप लोगों को। बहुत तेज़ी से इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही, रोजगार के अवसर भी यहाँ बहुत तेज़ी से उत्पन्न हो रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी समर्पित सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं, सॉफ्टवेयर विकास के लिए 15.5% के एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के तहत की जाएगी। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा को 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए करने का प्रावधान है। वैश्विक व्यापार और निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या कर रहे हैं भारत सरकार वाले? देखिए, किसी ऐसी कंपनी जिसके लिए 2047 तक कर में रियायत दी जाएगी। भारत में निवेश करो, तुम्हें 2047 तक काफ़ी छूटें कर में दी जाएंगी। ठीक, ये तो नहीं है। अन्य कर, ये भी नहीं है। अप्रत्यक्ष कर में पढ़ते हैं, सॉरी, अप्रत्यक्ष कर। शुल्क सरलीकरण,
समुद्री चमड़ा वस्तु उत्पाद। निर्यात हेतु सी फूड उत्पादों। सी फूड उत्पाद वही होते हैं जो समुद्र के किनारे या समुद्र में तो विकसित होते हैं, पर समुद्र किनारे यह बिजनेस ज़्यादा संचालित होते हैं। तो सी फूड उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु उपयोग किए गए विशेष घटकों के कर मुक्त निर्यात की सीमा FOB वैल्यू के मौजूदा 1% से बढ़ाकर 3% करने का लक्ष्य है। 1 से 3 मतलब 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। चमड़ा और सिंथेटिक फुटवियर के निर्यात के लिए कर मुक्त निर्यात की प्रावधान किया गया। ऊर्जा संक्रमण सुरक्षा। बैटरियों के लिए लिथियम आयन। इस समय बैटरियों में लिथियम आयन की सबसे ज़्यादा उपयोगिता है। भारत के पास कम है, भारत आयात करके लिथियम आयन बैटरियाँ बनाते हैं जो इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स या तमाम चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आयन सेलों के निर्माण हेतु इस्तेमाल की जाने वाली पूंजीगत सामग्रियों के लिए मूलभूत सीमा शुल्क में छूट को विस्तारित किया गया है। सोलर ग्लास, सोलर पैनल जो लगाए जा रहे हैं बिजली उत्पादन के लिए हेतु सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर भी सीमा शुल्क में छूट दी गई है। ये PCS में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। सोलर ग्लास के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? सोडियम एंटीमोनेट। सोडियम एंटीमोनेट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, कभी भी ये विज्ञान में पूछा जा सकता है। करंट में भले न पूछे या इकोनॉमिक्स में, ये विज्ञान का विषय बन जाता है, टेक्नोलॉजी का। ठीक, तो लिथियम आयन के निर्माण आयात के लिए छूट दी जाएगी और साथ साथ सोलर ग्लास के निर्माण में प्रयोग सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर भी छूट प्रदान की जाएगी। न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों के आयात पर मौजूदा मूलभूत शुल्क सीमा 2035 तक विस्तारित कर दिया जा रहा है। 2035 तक इसका विस्तार किया जा रहा है। बायो CNG, इसमें कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, इससे कुछ खास नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसमें कुछ नहीं है। 17 दवाइयों औषधियों पे मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। कितने? 17 दवाइयों औषधियों पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी इनके आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए। 7 अतिरिक्त असाध्य रोगों के लिए दवाओं औषधियों के व्यक्तिगत निर्यात को कर मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस परीक्षाओं को उपयोगी नहीं है, इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ। आगे बजट की मुख्य झलकियाँ देखते हैं। ठीक, अब मैंने बताया था आपके बजट का आकार क्या है। देखिए वहाँ 53.5 लिखा था। जब हम 7 को कैंसिल करते हैं, गणित के फार्मूले सेट करते हैं, मान लीजिए आपका 53.47 लिखा है, तो इसको जब कैंसिल करते हैं, जब ये संख्या 5 से बड़ी होती है तो 1 यहाँ जोड़ दिया जाता है, और अगर 3 होता है तो नहीं, तब 4 ही रहता है। 1 2 3 4 तक रहेगा यहाँ पे, तो कोई इसको कैंसिल तो करेंगे लेकिन इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर ये 5 6 7 8 9 है तो यहाँ पे 1 जोड़ दिया जाएगा, तो इसीलिए वहाँ आप देखेंगे 53.5 लिखा था। तो आपके बजट का आकार क्या है? सबसे सरल क्वेश्चन तो यही बनता है। 53,47,315 53,47,315 करोड़ रुपए का बजट आकार है। जितना आय है उतना ही व्यय भी है, याद रखिएगा। उतना ही व्यय का लक्ष्य भी रखा गया, तो ये आय है तो व्यय भी इतने है। पिछले वर्ष की तुलना में किसके 25-26 की तुलना में कितना अधिक है? 7.7। 2025-26 का जो बजट था उसकी तुलना में 26-27 का बजट 7.7% की वृद्धि के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो 2 प्रश्न हो गए। एक, बजट का आकार कितना है? 53,47,315, और वृद्धि कितनी हुई पिछले वर्ष की तुलना में? 7.7। ठीक, ब्याज का भुगतान कुल व्यय का 26% और कुल राजस्व का 40% है। कहने के मतलब है कि जो ब्याज का भुगतान है भारत सरकार का, वह कुल व्यय, ये जो आपका 53,47,315 इसका कितना प्रतिशत है? 26। ये कितना है? 26% है इसका। और फिर क्या कह रहा है? कुल राजस्व प्राप्ति का कुल ब्याज भुगतान कितना है? 40%। इसमें से कुछ चीज़ें घटाते हैं तो राजस्व प्राप्तियाँ आती हैं, तो राजस्व प्राप्तियों का 40% है और
कुल भुगतान का, कुल व्यय का कितना है 26%। तो कितना है 26/40 याद रखिएगा। 26 कुल व्यय का है और राजस्व व्यय का 40% है। ठीक, इसमें देखेंगे प्राप्तियां 2026-27 में ऋण को छोड़कर प्राप्तियां 36,51,547 करोड़ रुपए का अनुमान है। 25-26 में से कितना अधिक है 7.2। 2026-27 में प्राप्तियों में 2025-26 की तुलना में 7.2 अधिक प्राप्त रही है। जीडीपी सरकार 26-27 के लिए सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 10% रखी है। कितना रहने का अनुमान है 10%। घाटा 2026-27 में राजस्व घाटा 1.5 रहने का अनुमान है। राजस्व घाटा कितना है 1.5। और राजकोषीय घाटा कितना है 4.3। ठीक, आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं की गई 25-26 में, याद रखिएगा। 25-26 के वित्तीय वर्ष में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं रखा गया, जो पुराना था वही रखा गया है। कर छूट, तो कर छूट के पुराने ही मानक हैं, इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। न्यूनतम ये कुछ खास नहीं है, इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपको एक दो पॉइंट देख लेते हैं। आधुनिक उद्योग और वाणिज्य में देखिए, औद्योगिक तकनीक और अवसंरचना के माध्यम से 200 पुराने औद्योगिक समूहों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया। क्या 200 पुराने औद्योगिक समूहों को पुनर्निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसमें से 5 उपभाग होंगे। इसमें कौन कौन से उपभाग होंगे, मतलब किन किन क्षेत्रों के लिए? फाइबर योजना, राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प योजना, टैक्स इको पहल, समर्थ 2.0, खादी हथकरघा हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, आपको पहले ही बताया ऊपर, प्रस्ताव शुरू करने का प्रस्ताव है। ठीक, इन सब में अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किए जाएंगे। उड़ीसा के संदर्भ में मैं बताया था आपको। इधर कुछ नहीं है। हाँ, शिक्षा के लिए क्या किया जाएगा? औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर में 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाए जाएंगे। मुंबई स्थित भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एडमिशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको देखते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है। हम लोग आएंगे बजट सार, बजट के मुख्य बिंदुओं पे, आंकड़ों पे। देखिए, एक तो 25-26 का है, 24-25 का बजट आपका आंकड़े वास्तविक जो बीत चुका है। 25-26 चल ही रहा है और अगले वर्ष के लिए प्रस्तुत किया गया है। ये बजट अनुमान था, ये संशोधित अनुमान। बजट अनुमान से मतलब है जब बजट पेश किया गया तो एक अनुमान के तहत पेश किया गया था, हाँ 25-26 के लिए इतना व्यय किया जाएगा। परंतु जब ईयर बीत जाता है, वर्ष, तो वास्तविक कार्य प्रगति कितनी हुई, वास्तविक ये प्रस्तुत किया जाता था अनुमान पे, परंतु जब कार्य हो जाता तो वह वास्तविक अनुमान होता है। तो वास्तविक अनुमान 25-26 का ये संशोधित अनुमान है। ठीक, तो राजस्व प्राप्तियाँ क्या थी? अब की बार भी राजस्व प्राप्ति बढ़ी है, 35,33,150, 35,33,150। ठीक, इसको याद रखिएगा। राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति क्या है? 18,14,165। ठीक, कुल प्राप्तियाँ कितनी है? बताया ना, बजट का जो आकार है कुल प्राप्तियाँ कुल व्यय बराबर ही है। तो कुल प्राप्तियाँ 53,47,315, याद रखिएगा 53,47,315, 53,47,315। अगर 53.5 लिखा रहे तो गलत नहीं है, 53.47 है। 7 को जब कैंसिल करते हैं तो 4 में 1 जोड़ दिया जाता है, इसलिए 5 हो जाता है। तो याद रखिएगा। अब ये यहाँ लिखा है कि कुल प्राप्तियाँ 1 + 4,
तो 1+4 है क्या? कुल प्राप्तियों में क्या क्या जोड़ा गया है? तो ये होता है राजस्व की कुल प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति, दोनों को जोड़ के हम क्या निकालते हैं? कुल प्राप्तियाँ। कुल प्राप्तियाँ बराबर राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। और कुल व्यय 10 और 11 को जोड़ा गया है। 10 11 क्या है? राजस्व लेखे पर व्यय तथा 13 है पूंजी लेखागत। जिस तरह से कुल प्राप्तियों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्ति होती है, उसी तरह कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित होते हैं। ठीक। राजस्व घाटा कितना है? 1.5। अब की बार पिछले साल भी सेम था, पिछले 3 साल से सेम था राजस्व घाटा। ठीक। प्रभावी राजस्व इस बार 0.3 है। 2025-26 में 6 था 0.6, और उससे पहले 0.3 था। राजकोषीय सबसे ज़्यादा घाटा और बड़ा घाटा होता है, तो 4.3 है। उसके पहले दोनों वर्ष क्या था? 4.44 पिछले वर्ष था। 2026-27 के लिए 4.3 टारगेट किया गया है लक्ष्य पाने का। और प्राथमिक घाटे को क्या किया गया है? 0.7 टारगेट किया गया है। उसके पहले क्या था? 0.8। ठीक। अब इसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं, देखिए यही मैंने ऊपर बताया था। अब यहाँ लिखे गए हैं कि प्रभावी पूंजीगत व्यय में क्या क्या किया जाएगा। 12 और 13 मतलब पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान और प्लस पूंजीगत लेखा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो प्रभावी पूंजीगत व्यय मिलेगा। राजस्व घाटे में क्या होगा? तो देखिए 10 क्या है आपका? राजस्व लेखे पर प्राप्तियाँ, और 1 क्या है? राजस्व प्राप्तियाँ। ये व्यय है 10 क्या है? व्यय, और 1 क्या है? प्राप्ति। तो दोनों का अंतर राजस्व घाटा हो गया। प्रभावी राजस्व के घाटे में क्या करते हैं? 15 मतलब राजस्व घाटे में से 12 क्या है? सहायता अनुदान को घटा देते हैं। राजकोषीय घाटा बड़ा है, 9 को भी पहले लेंगे कुल व्यय, फिर -1 राजस्व प्राप्तियाँ, 5 ऋणों की वसूली, 6 अन्य प्राप्तियाँ, सब जोड़ के घटा देते हैं तो राजकोषीय घाटा आता है। और प्राथमिक घाटा में क्या घटाते हैं? 17 में से 1। 17 का मतलब राजकोषीय घाटा, और 11 का मतलब आपका आएगा ब्याज अनुदान। मैंने बताया था वहाँ पे कि ब्याज अनुदान अगर घटा देंगे तब प्राथमिक घाटा आपको मिल जाएगा। ठीक। अब देखते हैं रुपया आता कहाँ से, अब रुपया जाता कहाँ है। मतलब सरकार की कुल प्राप्तियों में से किस किस सेक्टर में कितने खर्च हो रहे हैं, कितनी सेक्टर से कितनी आमदनी हो रही है। ठीक। तो रुपया आता है सरकार के पास, मान लीजिए 100 पैसे, इसको 100 पैसे में डिवाइड किया जाता है, मतलब 1 रुपये। तो देखिए सबसे ज़्यादा सरकार को आता कहाँ से है? सबसे ज़्यादा आ रहा है सरकार को जीएसटी किधर गए? 15% है, अब की बार कम हो गया। आयकर से हो गया 21। आयकर से कितना है? 21%। इसको याद रखिएगा। निगम कर से कितना है? 18%। जीएसटी से कितना है? 15%। और ये तो कुल है, कुल मतलब अदर प्राप्तियाँ, अन्य प्राप्तियाँ होती हैं, ये सबसे ज़्यादा होता है 24%। बैरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, बैरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज में 24% है आपका। और उसके पश्चात कौन सा टैक्स है? आयकर। आप लोग कमेंट हमको एक चीज़ ये बताइए कि पहले 2014-15 से पहले बजट पढ़ते थे, आप आंकड़े देखें, उसमें कारपोरेशन टैक्स या निगम कर जो था उसकी दर ज़्यादा थी। और बाद में क्या हुआ ऐसा कि आयकर की दर ज़्यादा होने लगी और निगम कर की दर कम होने लगी। उधार एवं अन्य देयताएं हैं इसका। अब देखिए आपको समझा देते हैं, इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आता कहाँ से? उधार प्लस अन्य देयताएं। कितना है? 24 पैसा। 100 में 24 पैसा कहाँ से आ रहा है? उधार एवं अन्य देयताएं से। दूसरे नंबर पे कौन सा है? आयकर। कितना है? 21%। अब की बार आंकड़े थोड़ा सा परिवर्तित हो गए, ध्यान रखिएगा। पिछली बार जीएसटी ज़्यादा था आयकर से, अब की बार जीएसटी कम हो गया है आयकर से। तीसरे स्थान पर निगम कर है, कारपोरेशन टैक्स। कितना है? 18%। अब चौथे स्थान पे आपका जीएसटी है 15% के साथ।
तो 24 पैसे उधार एवं अन्य देवताओं से आ रहे हैं, 21 पैसे आ रहा है आयकर से, 18 पैसे आ रहा है निगम कर से, और 15 पैसे आ रहा है जीएसटी से। अब देखिए, जिसके पास पैसा ज़्यादा है टैक्स देने का, उसको तो टैक्स से छूट मिल रही है। निगम कर कंपनियों पे लगता है। पहले क्या था, 2014-15 से पहले देखेंगे, निगम कर की दर थी 30%। सरकार ने किया गया, धीरे धीरे पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए इस 30% को घटाते घटाते 15% पे ला के अटका दिया। और आयकर में क्या किया, जो एक सामान्य वर्ग देता है उसको बढ़ाते बढ़ाते रहे, उस पर कोई संशोधन और कोई राहत नहीं दिए, जिसकी वजह से आज के समय में देखते हैं कि ये और ये ज़मीन आसमान का अंतर। ये अगर उसी दर से 30% से लिया जाता है तो आज के समय में इसकी दर कितनी होती, 36% के लगभग। लेकिन इसको कम कर दिया गया ताकि पूंजीपतियों को राहत मिले। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, 4 चीज़ें मुख्य रूप से याद रखिएगा। और देखिए, तो आपका कितना हो गया, आपका सबसे पहले उधार एवं अन्य देता है 24 पहला, फिर दूसरे पे आयकर 21, तीसरे पे निगम कर 18, चौथे पे क्या हो गया 15% जीएसटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रुपया आता कहाँ से है। अभी तो वो मतलब जाता कहाँ, ये तो आता है, इनकम हुई, अब जा कहाँ रहा है, मतलब खर्च कहाँ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ इनको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, आप देखेंगे तो इंटरेस्ट, ब्याज अनुदान पे 20%, ब्याज अनुदान पे 20%, और स्टेट शेयर मतलब राज्यों का हिस्सा कितना होता है 22%। सबसे ज़्यादा इनको दे रहे हैं कहाँ, राज्यों को। राज्यों को भाई जो भी टैक्स केंद्र सरकार वसूलेगी तो राज्यों को ही देगी, राज्य का अलग से कोई वो है नहीं, पूरे भारतीय राज्य मिलके ही तो भारत का निर्माण करते हैं। तो 22 और 20 हो गया। ठीक, फिर आता है डिफेंस रक्षा व्यय, नहीं सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%, केंद्र की योजनाएं कितना परसेंट है 17। फिर उसके बाद आता है डिफेंस रक्षा 11%, ये बढ़ा है रक्षा, याद रखिएगा पहले की तुलना में बढ़ा है रक्षा की बार। मेजर सब्सिडी अनुदान है, सिविल पेंशन 2 पैसा, अदर एक्सपेंडिचर हो गया, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कितना दे रहे हैं 7 पैसा, मतलब 7 रुपये, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के 8 पैसा। तो मोटा मोटी याद रखिए 3-4 तो याद रखिएगा, 3-4 जरूर है। 22% किस पे दे रहे हैं, 22% स्टेट का हिस्सा जो होता है, राज्यों का हिस्सा जो होता है उस पर 22 पैसा दिया जा रहा है, 20 पैसा ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। ठीक, ये दोनों बड़े सेक्टर हैं। तीसरे स्थान पर आ रहा है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, सेंट्रल सेक्टर की योजनाएं, केंद्रीय योजनाओं पे 17%, और 11% दे रहे हैं डिफेंस पे। तो ये 4 चीज़ें क्रम से याद रखिएगा घटते क्रम में। ठीक, ये पूछा है 1-2 बार आपका किस सेक्टर पे कितना दिया जाता है, इस चीज़ों को याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। ठीक, अब देखिए राजकोषीय घाटा हम लोग पढ़े थे, फिर से देख लेते हैं। तो राजकोषीय घाटा कितना है, ये आपसे मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है, या वनडे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है। तो 4.3 है राजकोषीय, 1.5 है राजस्व घाटा, 0.3 है प्रभावी राजस्व, 0.7 है प्राथमिक घाटा। ठीक, ठीक है, ये आपका हो गया। यही चीज़ यहाँ भी है, आप देखेंगे तो वही चीज़ है। ठीक, इस तरह से ये आंकड़े हैं। कुछ 1-2 आंकड़े कभी कभी योजनाओं में घटते बढ़ते रहे, तो उसको देखेंगे। कभी कभी पूछा है कि किस सेक्टर में अतिशय मतलब किस योजना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि की गई पैसों की, या किस में कम किया गया, तो उस चीज़ को भी देखेंगे। इसमें से आने की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। आगे देखते हैं, कर प्राप्तियों का रुझान, ये सब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये आंकड़े यहाँ से देखते हैं। देखिए सरकार 25, 26, 27 के लिए क्या करने के लिए पेंशन पे सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च कर रही है, देखिए रक्षा पे
आप पूरा लिस्ट में देखेंगे सबसे ज़्यादा रक्षा पे आ रहा है, डिफेंस पे। इकाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 5,94,585, 5,94,585 कुल जोड़ में यह रक्षा पे खर्च करेगी। ठीक है। इसके पश्चात आप देखेंगे तो किस पे आएगा? ब्याज अनुदान तो भाई अलग चीज़ है। ब्याज अनुदान हमने बताया कि इस समय भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा अधिक खर्च है। ठीक है। केंद्र प्रायोजित योजना इसमें है नहीं। ठीक, वो अलग चीज़ था इस आंकड़ों में। और ये क्या है? परिवहन, 5,98,000। ये सम्मिलित परिवहन है, रेल, वायु, सड़क, सब परिवहन का सम्मिलित विकास के लिए व्यय है। ठीक, बाकी किसी पे इतना ज़्यादा बजट नहीं है। ये अन्य तो छोड़ दीजिए। 2,73,000 हो गया ग्रामीण विकास पे, 2,73,108 है ग्रामीण विकास पे। ठीक, शिक्षा के लिए क्या देंगे? शिक्षा के लिए 1,39,289 शिक्षा के लिए। स्वास्थ्य के लिए कितना है? स्वास्थ्य के लिए देखिए कितना बजट है, 1,04,599। सब्सिडी का क्रम याद करिएगा। सब्सिडी पे पूछा जाता है क्रम, सबसे ज़्यादा किस पे दिया जाता है, सबसे कम। और ये तो सब्सिडी में 3 चीज़ें हैं आपकी, उर्वरक, खाद्य, पेट्रोलियम। सबसे ज़्यादा खाद्य पे दिया जाता है। ठीक, उसके बाद उर्वरक पे सब्सिडी दी जाती है और फिर पेट्रोलियम पे। तो आप याद रखिएगा, सब्सिडी की बात आए, सबसे ज़्यादा सब्सिडी खाद्य सामग्री पे दी जाती है। खाद्य सामग्री इन सेंस कौन से है? जो पीडीएस के तहत वितरित की जाती है, उसके संबंध में है। ये खाद्य सामग्री नहीं जो शहरों में बिक रहा है, ये सब नहीं है। जो राशन कार्ड के माध्यम से आपको पीडीएस के तहत दिया जाता है, वह सब्सिडी खाद्य सामग्री दी जाती है। उर्वरक जो किसानों के लिए उपयोगी होता है, उस पर दूसरे स्थान पे, पहले पे खाद्य, फिर उर्वरक और फिर है पेट्रोलियम। ठीक, तो क्रम याद रखिएगा इस चीज़ों को। आगे देखते हैं योजनाओं के संदर्भ में। योजनाओं के संदर्भ में देखेंगे तो किसमें वृद्धि किसमें कमी हुई, तो आप देख लीजिए 25-26 और 26-27 इसमें वृद्धि हुई है, इसमें भी वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। समग्र शिक्षा में वृद्धि हुई है। जो घाटा होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम उसी पे नज़र देखेंगे। लगभग इधर सब पे कुछ न कुछ वृद्धि ही की गई है, कमी नहीं की गई है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दिख रही है। किस क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 300 से 3,000 किया गया है। सीधा सीधा कितने? 10 गुना की वृद्धि है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 3,000 से बढ़ा के 300 से बढ़ा के 3,000 किया गया है। पूछा जा सकता है कि किस योजना में सर्वाधिक वृद्धि की है, तो 10 गुना की वृद्धि है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, 10 गुना की वृद्धि है। और साथ ही साथ शहरी चुनौती निधि, इसमें भी 1,000 से 10,000 किया गया है। इसमें भी 1,000 से 10,000 किया गया है। ठीक, आगे देखेंगे जल जीवन मिशन में भी बढ़ाया गया है। कितना? 17 दूनी 34, करीब करीब 4 गुना। पहले क्या था? 17,000, अब की बार 67,670 किया गया है। जल जीवन मिशन, जल की उपलब्धता को और तेज़ी से काम करने के लिए कितना किया गया? लगभग 4 गुना की वृद्धि की गई है जल जीवन मिशन के तहत। स्वच्छ भारत के तहत ज़्यादा वृद्धि नहीं है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भी वृद्धि है। अब देखिए एक जीरो था, नया किया गया, क्या है? अब यही याद करने वाली बात है। जब बजट आपको सही से पढ़ेंगे तभी समझ में। विकसित भारत नया जो मनरेगा के तहत समाप्त करके नया कानून बना है, विकसित भारत रोजगार के लिए गारंटी और आजीविका मिशन, जी राम जी योजना। उसके लिए पहली बात बजट में प्रावधान कितना किया गया? 95,692 करोड़। 95,692 करोड़ कितना बजट प्रावधान किया गया जी राम जी योजना के लिए? 95,692।
और अब यही देखिए नीचे आपको मिल जाएगा, मनरेगा को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन मनरेगा कार्यक्रम के घटक को कुछ संचालित किया जाएगा, तो उसके लिए बजट सीधा सीधा कम कर दिया गया, 88,000 से 30,000 कर दिया गया। समझने की बात है, याद रखिएगा, मनरेगा में 88,000 पिछले वर्ष व्यय का प्रावधान था, अब की बार 30,000 कर दिए। और जी राम जी योजना के लिए अब की बार बजट में प्रावधान कितना किया गया, पूछा जा, जब कोई नई चीज़ आती है और उसके लिए कुछ स्पेशल कार्य किए जाते हैं सरकार द्वारा, तो पक्का प्रश्नोत्तर के रूप में आपके परीक्षाओं में आते ही आते हैं। तो जी राम जी योजना के लिए कितना, 95,692, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना इसके आंकड़े, 95,692। और मनरेगा के तहत 88,000 से 30,000 कर दिया गया है। बाकी योजनाओं के लिए देखेंगे तो लगभग बढ़ोतरी है, इसमें बढ़ा, ये भी नई योजना है, 6141 शुरू किया गया है। उन्नत ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार योजना करना, PM सेतु योजना के लिए पहली बार बजट में प्रावधान किया गया, कितना, 6141 PM सेतु के लिए, ठीक है। इधर भी वृद्धि है, कमी नहीं की गई है, ये सब में बराबर है। ये है भारत विस्तार के लिए 150 और उच्च मूल्य कृषि हेतु सहायता 350 रुपये का प्रावधान किया गया है, ठीक। बजट 2026-27 के आवंटन के मामलों में शीर्ष 13 मंत्रालयों का कुल व्यय कितना है, 54%, मतलब जितने मंत्रालय हैं उसमें सिर्फ 13 मंत्रालय के पास ही 54% पूरा पैसा व्यय का चला जा रहा है, कहने का ये तात्पर्य, 13 मंत्रालय के पास 54%। उच्च आवंटन वाले अन्य मंत्रालयों में शामिल है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, फिर रेल, फिर गृह मंत्रालय, ठीक। रेलवे 10%, देखिए ये सब क्या है, परिवर्तन है तो नहीं, ये ज़्यादा नहीं ज़रूरी है। रक्षा मंत्रालय में क्या किया गया, 52,166 करोड़, करीब 7% वृद्धि होने का अनुमान है। ये सब वही पुराने, ये आंकड़े नहीं आएंगे। सब्सिडी वाला आपको बताया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। 26-27 के लिए सब्सिडी पर कुल व्यय कितना है, 4,54,773 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान। जितनी भी सब्सिडी दी जाती है सब जोड़ के कितना होगा, 4,54,773 करोड़ रुपए, ठीक। जो 25-26 की तुलना में कम है, सब्सिडी को कम किया जा रहा है। आपको पता है सरकार धीरे धीरे सब्सिडी को समाप्त करने की तरफ काम कर रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रही है, इसलिए ज़्यादा पता नहीं चलता था। अब की बार कितना टारगेट किए हैं, 3.1% सब्सिडी कम की जाएगी। 25-26 की तुलना, हाँ 25-26 की तुलना में 26-27 में कितना कम कर दिए हैं, 3.1%। अब की बार कितना प्रावधान है व्यय का, 4,54,773, 4,54,773। तो सबसे ज़्यादा व्यय आपको बताया मैंने खाद्य पे होती है, उसके बाद आपके उर्वरक पे, फिर ब्याज सब्सिडी है, तब LPG, तब अन्य सब्सिडी, ठीक। जी राम जी योजना के लिए पहली बार व्यय में प्रावधान किया गया 95,692, ठीक। मनरेगा के लिए 66% कम कर दिया गया है। आपको बताया था पेयजल के लिए, जल जीवन मिशन के लिए बढ़ा दिया गया 298%, 17,000 से 67,000, 4 गुना लगभग बढ़ाया गया है। और PM किसान के लिए भी बजट 0 कर दिया गया। PM किसान के लिए इस बार नहीं, सॉरी, 0 नहीं किया गया, कोई वृद्धि नहीं की, जितना पिछले वर्ष था उतना इस साल भी किया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 69% की वृद्धि की गई है। किसमें, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत 32,000 से 54,000 किया गया है, ठीक। और 179% किस में किया गया, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए। मैंने बताया था, देखिए
7,900 से 22,200 22,005 22,025 कर दिया गया है। ठीक। और भारत नेट में भी वृद्धि की है, 5500 से 20,000 कर दिया गया है। और अनुसंधान विकास नवाचार में भी वृद्धि की गई, कितना, 3,000 से सीधा 20,000, 566% की वृद्धि की गई है। किसमें? अनुसंधान विकास एवं नवाचार के लिए 3,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया गया है, लगभग 566 गुना। भारत नेट में 264 गुना वृद्धि की गई है। प्रतिशत, सॉरी, गुना नहीं, प्रतिशत करिएगा, गुना तो अलग हो जाएगा फिर। जी राम जी योजना के लिए आवंटन 95,662 रुपये का किया गया है। पहली बार इसके लिए बजट किया गया, मनरेगा को आपका घटा दिया गया क्योंकि मनरेगा के तहत ये योजना आई है। ठीक। इस तरह से हमने पूरे बजट को देखा है और समझाए। अब आप लोग इसको पूरा वीडियो देखिए, समझिए, और प्रश्न कहाँ से आएंगे, इन पॉइंटों पे चर्चा की गई, उसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या इसकी पीडीएफ आपको हमारे इसी नाम से टेलीग्राम चैनल पीसीएस गंगा के नाम से मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप चाहें तो पीडीएफ से पढ़ लीजिए, चाहे पूरा वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें स्वतः याद हो जाएंगी। तो प्रयास करिए कि वीडियो 1-2 बार सुबह शाम में देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। जय हिंद साथियों।